वेलकम स्टूडेंट्स, पहले एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो अपनी सीरीज चल रही थी, जो अपन लेके आए थे, जो आरपीएससी आरएएस के प्रिलिमिनरी जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें अपन ने जो सब्जेक्ट वाइज एक सीरीज चलाई है, उसी के आज 18वें दिन हम एक और नया लेक्चर लेके आपके सामने हाजिर है। तो आज की इस क्लास में अपन देखेंगे भारतीय भूगोल से रिलेटेड जो आरपीएससी ने पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे हैं, वो आज के पेपर में हम सोल्व करेंगे। फिर से रिपीट करूंगा, इसका आपको सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि जब आप कंटेंट पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि क्वेश्चन फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अभी देखो आपके सामने, ये है मैपिंग का क्वेश्चन। जनरली आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछती है, लेकिन जब पूछती है तो वो स्टूडेंट्स के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जब भी आप पढ़ो इंडियन ज्योग्राफी, तो ध्यान रखो कि जो पर्टिकुलर कुछ लोकेशंस है उनका आपको मैप में पता हो कि कौन से स्थान पे कहां पे वो प्रेजेंट है। तो देखो क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र पर पूर्व तटीय बंदरगाहों की स्थिति है। 1, 2, 3 और 4 से उसको मार्क कर दिया और प्रदर्शित की गई है। इन्हें पहचानिए और नीचे दिए क्रम में से उत्तर दीजिए। तो देखो इन्होंने क्या किया क्वेश्चन में, यहां पे देखो, ये अपने प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा है, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ, साउथ टू नॉर्थ, इन्होंने जो पूर्वी तट के बंदरगाह है, कौन से तट के? पूर्वी तट के। ये वाला आपका पश्चिमी तट है, तो इन्होंने 1, 2, 3, 4 मार्क कर दिए। कुछ पोर्ट्स हैं उनको मार्क कर दिया। अब आपको पहचानना है कि 1 नंबर पे कौन सा बंदरगाह है, दूसरे नंबर पे कौन से बंदरगाह की लोकेशन है, तीसरे पे कौन सा और चौथे पे कौन सा है। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है चेन्नई, तूतीकोरन, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, जिसको मूसलीपट्टनम भी कहते हैं। सेकंड ऑप्शन तूतीकोरिन, चेन्नई, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम। थर्ड ऑप्शन तूतीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम। और चौथा ऑप्शन आपका मछलीपट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरन और विशाखापट्टनम। मतलब देखो नाम सारे सेम दे रखे हैं, आपको क्रम पहचानना है कि दक्षिणतम बंदरगाह इनमें से कौन सा है और सबसे उत्तरी भाग में कौन सा स्थित है। तो देखो सबसे पहले पे अगर अपन नजर डालें तो देखो ऑप्शन को ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन है चेन्नई। तो चेन्नई इतना साउथ में नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन पे जाओ, तूतीकोरन, बिल्कुल सही है। आपका ये जो बंदरगाह आप यहां देख रहे हो इसका नाम है तूतीकोरिन। नेक्स्ट चेन्नई, बिल्कुल सही है, यहां पे चेन्नई की लोकेशन है, तो यहां पे चेन्नई बंदरगाह आपका स्थित है, पूर्वी तट की बात कर रहे। थर्ड मछलीपट्टनम, बिल्कुल सही। और चौथा विशाखापट्टनम, जिसको विजाग कहते हैं, वो आपका यहाँ पे स्थित है। तो आपकी ये दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम हो गया, तूतीकोरिन, चेन्नई, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके साथ ही अपन देख लेते हैं जो और भी मुख्य बंदरगाह है, पश्चिमी तट के भी और पूर्वी तट के भी। तो देखो इस सीरीज में पहले देखते हैं अपन पश्चिमी तट वाले। सबसे ऊपर गुजरात का आता आपका कांडला पोर्ट, कांडला बंदरगाह, जो कच्छ की खाड़ी में, कहां पे है? कच्छ की खाड़ी में। आगे चलेंगे, मुंबई पश्चिमी तट के देख रहे हैं, नावाशेवा, मरमुगांव जो कि गोवा में है, न्यू मंगलोर एंड देन कोची। ये हो गए आपके पश्चिमी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह देख लेते हैं। देखो सबसे नीचे तूतीकोरिन, अभी अभी अपन ने देखा, फिर चेन्नई, फिर एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार में एक है, वो है पोर्ट ब्लेयर। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। तो आप ये सब जरूर याद रखना। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मावट जिससे होती है वह है। तो देखो आरपीएससी के लगभग, चाहे टीचर वाले एग्जाम ले लो या कोई छोटा एग्जाम ले लो, ये क्वेश्चन लगभग हर जगह रिपीट हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं हो जाता कि मावट क्या होती है पता है या नहीं है, इससे रिलेटेड और भी एस्पेक्ट अपन को पता होना चाहिए। तो देखो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर पश्चिमी मानसून, दूसरा है दक्षिणी पूर्वी मानसून, थर्ड ऑप्शन उत्तरी पूर्वी मानसून, और चौथा है पश्चिमी विक्षोभ। तो सीधी सी बात है, जो मावट होती है वो होती है सर्दियों में, तो मॉनसून का तो सीजन होता ही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन तो हो गए आपके गलत।
चौथा ऑप्शन देखो, पश्चिमी विक्षोभ, जिसको कहते हैं इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। होता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जो यूरोप में आपका, यूरोप के नीचे भूमध्य सागर है जिसको कहते हैं मेडिटेरियन सी, और वहीं पे एक और है कैस्पियन सागर। सर्दियों में वहां पे उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? उच्च दाब का क्षेत्र। जब हमारे उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां होती है तो भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर पे उच्च दाब का क्षेत्र बनने से वहां से हवाएं नमी लेकर ऊपर उठती है, और वो हवाएं जब भारत में एंटर होती है, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर होती है, तो देखो इंडिया का मैप मैं आपके सामने बना रहा हूं एक बार। जैसे मान लो ये आपका इंडिया है, यहाँ पे आपको पता है हिमालयाज है। क्या है? हिमालयाज है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं आती है तो दो ब्रांचेज में बढ़ जाती है। ठीक है, एक ये वाली जो हिमालय के उत्तर में होती है और एक हिमालय के दक्षिण में। जो हिमालय के दक्षिण वाली ब्रांच है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनमें तो करवाती है बारिश सर्दियों में, जिसको कहते हैं अपन मावठ। और कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में उसके कारण होती है बर्फबारी। ठीक है, तो मावठ क्या है? एक पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा सर्दियों में होने वाली बारिश। अगला क्वेश्चन देखो, विषुवत रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र में किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विषुवत रेखा कहते किसको है। सिंपल है, भूमध्य रेखा को कहते हैं। लेकिन इसने क्या कहा है? उसके उच्च भूमि के क्षेत्र, थोड़े जो हाई लेटीट्यूड्स है, उस वाले एरिया में जो दशाएं हैं वो किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन देख लेते हैं, बागानी कृषि, आर्द्रता कृषि, शुष्क कृषि या व्यापारिक कृषि। एग्रीकल्चर से आपका एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ये जो एरिया है ये कौन सा है? अभी अभी जिसकी बात करी ना, मेडिटेरियन और कैस्पियन सी वाला एरिया, तो वो जो रीजन है वो आपका बागानी कृषि के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? बागानी कृषि के लिए फेमस है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए। इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक साथ यहाँ पे रखे हैं। अगले चलते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आप ये देखो इसने आरपीएससी क्वेश्चन फॉर्म कैसे किया है। जनरली क्या होता है, आप पढ़ते हो कि कर्क रेखा पे कौन कौन से राज्य स्थित है, ये पढ़ लेते हो। कर्क रेखा लगभग यहां से गुजरती है, राजस्थान, गुजरात से स्टार्ट होकर राजस्थान का कुछ भाग क्रॉस करती है, और इधर अपने फिर ये वाले एरिया से इस प्रकार निकलती है। कर्क रेखा है कौन सी? 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये गुजरती कहां से। बिल्कुल बताएंगे, अभी बताएंगे कहां कहां से गुजरती है। पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, और ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा मणिपुर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कर्क रेखा के उत्तर में, मतलब इस कर्क रेखा के ऊपर इनमें से कौन सा राज्य है। तो देखो यहां पे आप देखोगे तो मिजोरम आता है, और इसके ऊपर है आपका मणिपुर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। अब देख लेते हैं ये कहां कहां से गुजरती है। देखो पहले इस मैप पे ध्यान दो, यहां पे आपको दे रखा है भारत का पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक नक्शा दे रखा है। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये है कर्क रेखा। ये देखिए यहां पे बिल्कुल वेस्ट से ईस्ट जो लाइन जा रही है वो आपकी कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं, पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। पहला आता है आपका गुजरात। ठीक है, तो आपका जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, लेटीट्यूड कौन कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको कहते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गुजरात से गुजरने के बाद ये राजस्थान का जो बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है वहां से गुजरती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर आपका आता है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और ये आपका मणिपुर यहां पे है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? उत्तर में कौन सा स्थित है। ठीक है, तो कितने राज्य? 8। कौन कौन से एक बार वापस देख लेते हैं। कर्क रेखा कहां से गुजरती है इंडिया में? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और
मिजोरम। यहां से तो गुजर गई आपकी कर्क रेखा। इसी से रिलेटेड या इसी के आसपास का एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो बन सकता है, आपको पता है हर एक देश का अपना एक मानक समय होता है। इंडिया का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट। कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट पे है। और कितना है? GMT प्लस 5.5, जो ग्रीनविच मीन टाइम है आपका, प्लस 5:30 आवर। आपको अगर ये समझना है तो पहले एकेडमी के चैनल पे पहले भी ज्योग्राफी की वीडियोज है, उनमें मैंने आपको ये समझा रखा है, आप चाहे तो पीछे जाके वो देख सकते हो। तो देखो इंडिया की जो मानक समय रेखा है वो आप यहां पे मैप में देखो, यहां पे एक बार, ये आपका 82.5 डिग्री ईस्ट ये गुजर रही है यहां से, ठीक है। तो जो सबसे पहले ये गुजरती है यहां पे देखो उत्तर प्रदेश से, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा का बिल्कुल छोटा सा हिस्सा काटती हुई आंध्र प्रदेश। तो आप ये जरूर ध्यान रखना, नॉर्थ टू साउथ ये क्रम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा का थोड़ा सा भाग और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये वाला जो आपका तट है आंध्रा और तमिलनाडु वाला, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। अभी ये क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है। और ये इधर केरला वाला जो तट है इसको क्या कह देते हैं अपन? मालाबार तट, ठीक है। इस तरफ आपका पश्चिमी घाट हो गया, इस तरफ आपका पूर्वी घाट हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। ये मैंने देखा कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब अपन विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो काफी जगह ऐसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाले करवा रखे थे, कुछ मैंने पहले करवा दिए थे, उन्हीं में से एक ये वाला है। देखो अंध महाद्वीप, फिर दे रखा है विश्व की छत, फिर दे रखा है हजारों झीलों का देश, और फिर दे रखा है मोतियों का द्वीप। कुछ नाम दे दिए, कुछ जगह क्या होती है अन्य नामों से फेमस होती है, तो फिर इन्होंने इस तरफ तो वो नाम दे दिए, इस तरफ दे दिया आपको जगह के नाम। पहला ऑप्शन आपका फिनलैंड, फिर बहरीन, फिर अफ्रीका और फिर पामीर। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, मैच कर लेते हैं। अंध महाद्वीप ये होता है आपका अफ्रीका। वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आप सही कर सकते हो, नाम में क्या है देखो यहाँ पे अंध महाद्वीप, महाद्वीप इन ऑप्शंस में से केवल एक है, कौन सा? अफ्रीका। तो ए में हो गया आपका 3, और इसी से आपका क्वेश्चन तो सोल्व हो रहा है। आप देखिए ए ऑप्शन में 3 और कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अपन को यही नहीं रुकना है, क्वेश्चन पूरा समझना है, कहना क्या चाहता है। फिर आता है आपका विश्व की छत, ये है पामीर, ठीक है। जो पामीर का पठार है देखो यहाँ पे, ये एक पामीर का पठार है, यहाँ पे पामीर की गांठ है, पामीर की गांठ। यहां पे क्या है देखो, इस तरफ से तो आती है आपकी अफगानिस्तान से हिंदू कुश पर्वतमाला, कौन सी? हिंदू कुश। इधर से आती है आपकी चाइना से कुनलुन, और इधर से अपना हिमालयाज। तो ये जो विश्व की छत कहते हैं पामीर के पठार को, ये यहां पे स्थित है जहां पे 3 पर्वतमालाएं आके मिलती है। तो इसके बाद हजारों झीलों का देश, ये आ गया आपका फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड में काफी सारी लेक्स है इसलिए उसको क्या कह देते हैं? हजारों झीलों का देश, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। इसी प्रकार अपने यहाँ राजस्थान की बात करें तो झीलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर है, बेशक। उसके बाद आ जाओ मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप कहते हैं बहरीन को, ठीक है। किसको कहते हैं? बहरीन को। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। आगे एक और मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। पहला येलो स्टोन पार्क, फिर आईफिल टावर, पैगोडा और पिरामिड। सबको पता है आईफिल टावर कहां है? पेरिस में। बी में आ गया आपका 4, तो देखो यहाँ 2 ऑप्शन में बी में 4 है, ठीक है। इन 2 में नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन क्रॉस, ये गलत हो गए। उसके बाद आप आ जाओ पिरामिड। तो मिस्र के पिरामिड बहुत फेमस है, दुनिया के 8 अजूबों में शामिल है, तो आपको ये बात पता है। तो पिरामिड में आपका आ गया 3, डी में 3, यहाँ पे डी में 3 कहां पे? ये रहा। तो ऑप्शन ए तो हो गया आपका सही, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। ये टेक्निक हो गई। उसके बाद आप आ जाओ येलोस्टोन नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क दुनिया का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। दुनिया का पहला नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? यूएसए। कहां पे?
यूएसए में। ठीक है, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, और पेगोडा आपका म्यांमार में स्थित है। तो देख लो, ए में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3। ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सॉल्व, आगे चलते। भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी दशाओं के लिए उत्तरदायी है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना यहाँ पे मैं बताऊंगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि जो भारत में मौसमी दशा है या मानसून है, सबसे ज्यादा अफेक्ट किस प्रक्रिया से होता है। तो वो है आपका पहला ऑप्शन ओजोन छिद्र, जो ओजोन होल है, वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन, अल नीनो, और चौथा ऑप्शन दे रखा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात साइक्लोन्स। सही उत्तर तो इसका हो जाएगा अल नीनो। होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अल नीनो प्रशांत महासागर में जो पेरू है, पेरू कहां पे है, दक्षिण अमेरिका में, तो उसके निकट जो समुद्री तट है उसके गर्म होने की घटना को अल नीनो कहते हैं। अगर वो जो सामान्य तापमान है वहां का, अभी आगे मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा, अगर वो सामान्य तापमान से 4-5 डिग्री ज्यादा सेंटीग्रेड वो गर्म हो जाए तो उसको कहते हैं अल नीनो। यह एक स्पेनिश वर्ड है, अल नीनो आपका एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द क्राइस्ट चाइल्ड, जीसस का बच्चा। ठीक है, क्राइस्ट चाइल्ड, या फिर द बॉय, लड़का। अल नीनो का मतलब होता है। इसी से रिलेटेड एक और फिनोमिनन है, अभी बता दूंगा, उसको कहते हैं ला नीना। क्या कहते हैं, ला नीना। तो देखो आसान भाषा में समझे तो समुद्र का तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आता है उस समुद्री घटना को अल नीनो कहते हैं, लेकिन सामान्य से ज्यादा गर्म होना। इस बदलाव की वजह से समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा बढ़ जाता है। देख लेते हैं कहां पे होता है और कैसे फिनोमिना ये अल नीनो का आपका होता है। तो देखो आपके सामने इस वक्त जो मैप है, ये ध्यान से देखना, यह ऊपर वाला मैप एक सामान्य वर्ष की परिघटना है, जब एक नॉर्मल ईयर होता है, जब वहां ना अल नीनो है ना ला नीना है। तो देखो ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। धरती गोल है इसलिए अपन ने इसको इस तरफ रखा है। ये आप देखो इधर, ये जो सुंडालैंड वाली भूमि, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसके पूर्व में और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, इनके बीच में स्थित है आपका प्रशांत महासागर। क्या स्थित है, प्रशांत महासागर। ठीक है, ध्यान से देखना। बेसिकली क्या होता है, ये जब अपने यहाँ गर्मियां होती है जून जुलाई, मई जून जुलाई में, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां होती है, उस वक्त यहाँ पे होता है टेम्परेचर थोड़ा हाई। टेम्परेचर क्या होता है, हाई। और इसके कंपैरिजन में पेरू तट पे होता है टेम्परेचर कम, लो। सामान्य वर्ष की बात करें अपन तो क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है तो यहाँ पे होता है प्रेशर हाई। प्रेशर हाई हो गया, दाब क्या होता है यहाँ पे अधिक होता है, यहाँ पे कम होता है। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक है, सबको पता है। तो इस कारण से नॉर्मल ईयर में, जैसे मान लो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे ठीक ठाक बारिश हो रही है, ठीक ठाक हो रही है, अपन ये नहीं करे बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, फिर आ जाओ अल नीनो। जिस साल अल नीनो का प्रभाव रहा, अल नीनो क्या है अब मैं समझा देता हूं आपको। जो सामान्य वर्ष में पेरू तट इतना गर्म नहीं था, अब उसका तापमान लगभग 4 से 5 डिग्री बढ़ जाएगा। 4 से 5 डिग्री बढ़ जाएगा तो इधर जो ऑस्ट्रेलिया वाला तट है, यहां पे उसके कंपैरिजन में तापमान क्या हो जाएगा, कम। अब जो आपका यहाँ पे प्रशांत महासागर में, जो ये पूर्वी प्रशांत महासागर है यहाँ पे, वो हो गया सामान्य से अत्यधिक गर्म। इस प्रक्रिया को क्या कहा अपन ने, इस दशा को क्या कहा, अल नीनो। अल नीनो। अब क्या होगा, यहां पे जो अधिक दाब की स्थिति थी वो नहीं रही, यहां पे दाब क्या हो गया, कम हो गया इसकी तुलना में, सॉरी इसकी तुलना में बढ़ गया। तो हवाएं अब इस तरफ से इस तरफ बहेंगी। तो जो हवाएं यहां से नमी लेके इंडिया में मानसून में अच्छी बारिश करवा रही थी, अब वो यहां पे वीक पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएंगी। उसके कारण बारिश नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, नेगेटिवली इफेक्ट होगी, और पेरू के तट पे बहुत ज्यादा बारिश और वहां पे बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। उसको क्या कह दिया, अल नीनो। इससे से रिलेटेड मैंने बताया एक और फिनोमिना होता है, उसको कहते हैं ला नीना। वो मैं आपको समझा देता हूं, क्या कहते हैं उसको, ला
नीना। इसका अर्थ होता है, स्पेनिश का एक वर्ड है ये, इसका मतलब होता है द गर्ल। ठीक है, द गर्ल। अब ला नीना में क्या होता है, जो पेरू तट, जो पूर्वी प्रशांत महासागर गर्म हो रहा था, अब उल्टा हो जाएगा, वह सामान्य से बहुत अधिक ठंडा हो जाएगा, 4 से 5 डिग्री तापमान गिर जाएगा। तापमान गिर जाएगा तो यहाँ पे दाब अत्यधिक बढ़ जाएगा, तो यहां से हवाएं बहेंगी इस तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। यहां पड़ जाएगा आपका सूखा। दक्षिणी अमेरिका में पेरू तट और चिली में क्या पड़ जाएगा, सूखा। और यहां पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बारिश होगी अच्छी। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या रहा, सकारात्मक। ठीक है, तो एल नीनो के कारण ऑस्ट्रेलिया में भी सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और भारतीय मानसून भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। वहीं अगर स्थिति ला नीना की है, पेरू तट पे पूर्वी प्रशांत महासागर में तापमान कम हो रहा है, तो वो अच्छी बारिश का संकेत होता है। ये पूरा फिनोमिना ऐसा नहीं कि एक साल छोड़ गया हर साल होता है, ये 2 से 7 साल में रिपीट होता है, 2 से 7 साल में। चलो आगे चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ है, क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑप्शन देख लो, ऑस्ट्रेलिया के निकट ग्रेट प्रवाल भित्ति। ऑप्शन बी, राजस्थान में एक जल विभाजक। ऑप्शन सी, चीन की दीवार। और ऑप्शन डी, रॉकी पर्वत की एक श्रृंखला। यह आरएस में आपका पुराने सालों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही सिंपल और आसान सवाल है। उत्तर है इसका ऑस्ट्रेलिया के निकट एक ग्रेट प्रवाल भित्ति। तो देखो, ये आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नक्शा है। कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो पूर्वी तट है, कौन सा तट है, पूर्वी तट। ऊपर हो जाता है नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो पूर्वी तट पे आप देखोगे तो यहां पे पाई जाती है आपकी ग्रेट प्रवाल रीफ। ये जो आपको सुंदर सा फोटो दिख रहा है इस तरफ, ये आपकी प्रवाल भित्तियां है। क्या है, प्रवाल भित्तियां। क्या होती है प्रवाल भित्तियां, यह है कोरल पोलिप्स, जो समुद्री एक जंतु होता है छोटा, कोरल पोलिप्स, उनके स्केलेटन से, उनके कंकाल के जमा होने से, बहुत सालों पे जमा होने से, जो कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, उसके कारण निर्माण होता है आपका प्रवाल भित्तियों का। बहुत सेंसिटिव होती है ये, अगर तापमान थोड़ा भी ठंडा या बहुत अधिक बढ़ जाए तो इनको नुकसान होता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, देखो ये जो प्रवाल भित्तियां हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये छोटी मछलियों को भोजन और रहने का स्थान देती है समुद्र में। ठीक है, दूसरा, छोटी मछलियां होंगी तो बड़ी मछलियों को भोजन मिलेगा, तो इनको कहा जाता है समुद्र के वर्षावन। समुद्र के वर्षावन, जैसे जो विश्व के वर्षावन है वो कौन से, अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो समुद्र के वर्षावन किसको कहते हैं, प्रवाल भित्तियों के वनों को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत सेंसिटिव होती है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे स्थित है। इंडिया की बात करें तो अंडमान निकोबार के आसपास वाले क्षेत्र में जो कोरल रीफ्स वो पाई जाती है। टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। चलो आगे चलते हैं। 8वीं योजना के अंतर्गत आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था, तो संख्या पूछी है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, भारत को एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, उस दौरान एक आयोग ने बांटा। तो कितने भागों में बांटा, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 25। सही उत्तर हो जाएगा आपका 15। जो कृषि जलवायु प्रदेश है, भारत को आयोग ने बांटा था 15 भागों में। पूरे 15 भाग देख लेते हैं एक बार। ये देखो आपके सामने मैप है इस वक्त, मैंने सबको नंबर दे दिया एक, तो जैसे मान लो 1 नंबर, 2, ऐसे ही 1 से लेके 15 तक संख्या दे रखी है। सबके नाम मैं आपको बता देता हूं एक बार, बस ध्यान रहे। जोन 1 में आ जाता है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, ये वाला आ गया आपका जोन 1। ठीक है, देख रहे हो, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र आ गया। फिर है जोन 2, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सभी उत्तर पूर्वी राज्य। देखो जोन 2 में आ गया ये वाला। ठीक है, आप चाहो तो स्लाइड को पॉज करके एक बार पूरे नाम पढ़ लो, याद कर लो। थर्ड, गंगा के निचले मैदानी क्षेत्र, जो आपकी जो गंगा नदी है उसके निचले मैदानी क्षेत्र। उसके बाद मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र,
जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार आता है, वो आपका चौथा जोन ये वाला। फिर पांचवा ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र, जो अपर गंगा है यहाँ पे, ये वाला आपका पांचवा। छठा गंगा के पार मैदानी क्षेत्र, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जोन 6 में आते हैं। कौन से में आते हैं? जोन 6 में। लेकिन राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है मरुस्थल वाला, वो आपका अलग जोन में आएगा, वो देख लेते हैं। फिर पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आ जाता है, वो आपको गया जोन 7, ये वाला देखो। जोन 8 में मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 8 वाला ये वाला। देखो इसमें राजस्थान का भी कुछ हिस्सा आ रहा है, मध्य प्रदेश का कुछ आ रहा है, यूपी का कुछ आ रहा है। ऐसे ही आपके ये 15 जोन में इसको बांट दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान बांटा इसको? 8वीं। कौन सी? 8वीं। क्या है ये? कृषि जलवायु प्रदेश। चलो क्वेश्चन देखो अगला। नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। एक कथन दे दिया, एक कारण दे दिया। पिछले लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चन देखे थे अपन ने, तो ध्यान से देखना। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि इंडिया की खेती भी वो भी मानसून पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए तो इंडियन खेती को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ। कि अच्छी बारिश हो गई तो अच्छी खेती, नहीं हुई तो खेती बहुत नेगेटिवली अफेक्ट होती है, क्योंकि मानसून पे डिपेंड करती है। कारण देख लेते हैं। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवनों से होती है। अब ये तो हो गया कथन, ये हो गया कारण। अब 4 ऑप्शन दे रखे, वो देख लेते हैं। ए और आर, असर्शन और रीजन, दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी वर्षा पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, उष्णकटिबंध में स्थित है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु। चलो आगे चलते हैं। देखो ये आपका इंडिया का मैप है। मानसूनी फिनोमेना बता देता हूं मैं आपको। इंडियन ओशन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब अपने गर्मियां होती है, वही जून जुलाई वाली बात, तो यहाँ पे जो तिब्बतन प्लेट्यू है ये अत्यधिक गर्म होता है। क्या होता है? पठार है तो गर्म हो गई, पथरीला भाग है। यहां से हवाएं गर्म होकर कहां पे आके आपतित होती है? हिंद महासागर में। कहां पे होंगी? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में आके आपतित हुई तो यहां पे कंपैरेटिवली दाब क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। किसकी तुलना में? भारतीय स्थलीय प्रदेश की तुलना में। वो सबको पता है हवा कम दाब क्षेत्र से, सॉरी अधिक दाब क्षेत्र से कम दाब क्षेत्र की ओर बहेगी। अधिक दाब क्षेत्र का है? हिंद महासागर में। कम दाब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। हवा यहां से गर्म हुई, नमी लेके उठी और तेजी से किस तरफ बढ़ेंगी? भारत की तरफ। भारत की तरफ बढ़ी तो यहाँ पे देखो स्थल होने के कारण ये 2 भागों में बढ़ जाती है। जो मानसून की आपकी ये हवाओं की ब्रांच होगी, शाखा होगी, ये आपकी एक तो अरेबियन शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा में विभक्त हो जाएगी। यहाँ पे है आपकी पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं, तो उनसे पैरेलल होते हुए ये यहाँ पे एंटर करेगी, अच्छी बारिश करेगी। यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है मानसूनी हवाओं से। उसके बाद इंडियन मैदानी प्रदेश में बारिश करवाएगी। और जो आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो इस तरफ से यहाँ पे अराकान योमा जो म्यांमार में है, ये हिमालयन रीजन पूरा है, यहां से होती हुई नॉर्थ ईस्ट में बारिश करवाती हुई इधर से घूम के आएगी बारिश करवाने के लिए। ये तो हो गया आपका मानसून का प्रोसेस। इधर आओ, देखो ये जो कुछ डेट्स दे रखी हैं, ये जनरली जो भारतीय मौसम विभाग है उसने माना है कि इस तारीख को मानसून का ऑनसेट होता है, कि भाई इस प्रदेश में इस तारीख को मानसून आता है। तो राजस्थान की अगर अपन बात करें तो 15 जुलाई के आसपास राजस्थान में एंटर होता है, और सबसे पहले आता है 1 जून के आसपास केरला में। कहां पे? केरला में। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया पूरा फिनोमेना? आगे चलते हैं। मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले तो मैंग्रोव क्या होते हैं देखेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शन। यह वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। दूसरा, सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो कौन सा कथन सत्य है, यह पूछा है। ऑप्शन ए केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और दोनों ही नहीं। तो सही उत्तर तो इसका हो जाएगा दोनों ही सही है, ऑप्शन सी। देखो
जब आप शहर से गांव जाते हो तो बीच में आता है कस्बा, वो होता है ट्रांजिशन जोन, कि उसमें शहर की भी खूबी होती है और गांव की भी खूबी होती है। जंगल से अगर आप मैदानी इलाकों में जाओगे तो आप देखोगे बीच में थोड़ा झाड़ियों वाला इलाका आएगा, उसमें थोड़ा जंगल की भी खूबी होगी और मैदान की भी खूबी होगी। ठीक उसी प्रकार जब आप एक डेल्टा रीजन से, समुद्र से, जब समुद्र से स्थल की तरफ आते हो तो बीच में एक दलदली भाग आता है। क्या आता है? दलदली भाग। उस दलदली भाग में पानी कैसा होता है? जनरली खारा, मीठा भी हो सकता है लेकिन खारा ज्यादा होता है। तो उस खारे पानी में जो वन पाए जाते हैं वो होते हैं आपके मैंग्रोव वन। अब उनमें से जो आपका पश्चिम बंगाल है उसके आसपास एक वृक्ष है जिसका नाम है सुंदरी, वो पाया जाता है। इसीलिए वहां पे जो वन है उनको क्या कहते हैं अपन? सुंदरवन। क्या कहते हैं? सुंदरवन। एक और इंपॉर्टेंट बात, सुंदरवन में भी एक बनता है डेल्टा। डेल्टा होता है जब कोई नदी मैदानी प्रदेश से बहती हुई समुद्र में जाके मिलती है तो उसको नदी का मुहाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहाना। तो ये डेल्टा बनाती है यहां पे आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि भाई साहब सुंदरवन डेल्टा पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टेक रीजन है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या कोंकण। सही उत्तर इसका है कोरोमंडल। ठीक है, देखो तमिलनाडु किस तरफ है? यहाँ पे है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, तो ये तट आपका कहलाता है कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं इसको? कोरोमंडल तट। इधर आओगे तो जो केरला वाला तट है इसको कहते हैं अपन मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट। जो पश्चिमी घाट की तरफ है वो मालाबार है, पूर्वी घाट की तरफ आपका कोरोमंडल है। वैसे ही तमिलनाडु में जो सर्दियों में वर्षा होती है वह किन कारणों से होती है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, गलत, क्योंकि ये आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में तो बारिश करवाता है और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी, तो ये उत्तरी इलाकों में होता है पश्चिमी विक्षोभ। ये गलत हो गया। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये भी गलत, क्योंकि भाई साहब इससे गर्मियों में बारिश होती है, सर्दियों में नहीं। इसने क्या पूछा है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहां पे है? इस तरफ। एक सेकेंड, तमिलनाडु कहां पे है? यहां पे। ठीक है, अब यहां पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून गलत हो जाएगा। तीसरा हो उत्तरी पूर्वी मानसून, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? उत्तरी पूर्वी मानसून, क्योंकि सर्दियों में यहां पे जो आपका देखना एक बार, यहां पे क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है। ठीक है, यहां से हवाएं क्या करती है? इस तरफ बहती है, और जो आपका पूर्वी तट है, इंडिया का जो पूर्वी तट है, वहां पे उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षाएं होती है। इसको नाम कैसे देते हैं? क्योंकि जो हवाएं बहती है ये उत्तर पूर्व की दिशा से बहती है। कहां से बहती है? उत्तर पूर्व की दिशा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सूची 1 सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। मतलब आपको कुछ खेती के तरीकों के नाम दे दी गई है, साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम, और कहते किसको है वो आपको इधर ऑप्शन दे दिया। तो सब्जी, फूलों और फलों की खेती, अंगूर की खेती, मत्स्य पालन और रेशम के कीटों का पालन। तो देखो जो सेरिकल्चर वो होता है आपका रेशम के कीटों का पालन। तो एक में आ गया आपका 4। यहाँ पे देखो ए में 4, केवल एक ऑप्शन में, तो आपका क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद लेकिन आगे देख लेते हैं अपन। पिसिकल्चर की बात करें तो मछली पालन को कहते हैं पिसिकल्चर। विटिकल्चर कहते हैं आपके अंगूर की जो खेती होती है उसको, और हॉर्टिकल्चर कहते हैं जो सब्जी, फूल और फलों की खेती है उसको। तो ऑप्शन सी हो गया आपका 4, 3, 2, 1। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। तो यहाँ पे आपका आज का अपने ज्योग्राफी की क्लास खत्म होती है। अपन ने आज क्वेश्चंस तो देखे ही, उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट अपन ने फिनोमिनास देख लिए, प्रक्रियाएं देख ली। ठीक है, ऐसे ही अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन के साथ आपको पूरा जो उससे रिलेटेड चीज है वो समझाऊं। हालांकि टाइम कम होता है अपने पास यहाँ पे, तो जिसको ऑनलाइन पूरी क्लासेस चाहिए हो वो आप पहल एकेडमी में संपर्क करें। इसके जो ऐप है प्ले स्टोर पे वो डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको सारी क्लासेज अवेलेबल हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज अपने यहाँ चल रही है ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।